जी नमाज अब हम पढ़ के 3:45 पे शुरू किया करेंगे असर की, क्योंकि नमाज पीछे आ रही है तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर लेट हो जाता है। क्लास शुरू होते साथ ही ब्रेक फिर नहीं दी जा सकेगी, इसीलिए आप वुजू करके बाहर जो बाहर फिर रहे होते हैं वो फिरने की बजाय वुजू कर ले और फिर नमाज पढ़ ले जैसे ही अजान हो। अच्छा जी, आज हमने सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कशन करनी है, तो आए जी। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए जी, उसमें कोई प्रॉब्लम, 5वां पॉइंट। और बस 5वां पॉइंट ही है, 6 छठा भी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में और 6 पॉइंट और बस, ठीक है। क्वेश्चन 2 में थर्ड पॉइंट भी वो कहते हैं, अच्छा क्या, और 7, ठीक है। और क्वेश्चन 4 दिया था, क्वेश्चन 4 में कोई पॉइंट, नॉन करंट एसेट, इसकी तो रेलेवेंट कॉस्टिंग बतानी है अभी जी, ये तो इसके रूल बताने हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में और कोई पॉइंट, क्वेश्चन 5 में .4, क्वेश्चन 7 में, अच्छा क्वेश्चन 7 में कोई पॉइंट नहीं, ऐसे ही है। आते जी 1 बाय 1, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 356 जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल मेरा ख्याल है 500 यूनिट्स बनाने थे शायद। किसके बनाने थे, B22 के या B22 के शायद, ऐसे ही है। तो इसमें जो बुलेट नंबर 3 है, पहले ये देख लें। वो कहता है देयर आर 10,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल वाई, रॉ मटेरियल वाई के 10,000 किलोग्राम इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, वैल्यूड ऑन FIFO बेसिस। जी FIFO बेसिस का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर इसको एक लेमैन के लिए इलेबोरेट करें तो इसका मतलब होता है कि जो यूनिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में या स्टोर में पहले आया वो पहले रिकॉर्ड हुआ और वो पुराने रेट पे आएगा। उसके बाद जितना नया मटेरियल आया वो उससे नीचे लिखते जाएंगे और वो हर दफा अगले नए रेट पे रिकॉर्डिंग होगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीजें पहले आई वो पहले बिक जाएंगी या पहले इस्तेमाल हो जाएंगी। और अगर इन्वेंट्री में लिखने की तरतीब देखें तो पुरानी चीजों को पहले लिखा जाएगा, उनसे नई बाद में, और सबसे नई वाली एंड पे, ठीक है। और रेट भी सेम नहीं होगा, सब चीजों का रेट अपना
अपना होगा, ये मतलब है फाइफो का। तो उसने क्या है, हमारे पास 10,000 किलोग्राम मटेरियल वाई पड़ा है। अब उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि मटेरियल वाई चाहिए कितना था एक यूनिट पे। तो वो ऊपर आपको पढ़ के पता चलेगा, मटेरियल वाई के 6 केजी चाहिए थे। कितने केजी पर यूनिट चाहिए थे? तो हमें टोटल 3,000 केजी मटेरियल वाई रिक्वायर्ड है फॉर स्पेशल ऑर्डर। हमारे पास स्टोर में 10,000 केजी मटेरियल वाई पड़ा हुआ है, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,42,000। लेकिन फाइफो मेथड में टोटल इकट्ठा नहीं लिखा होता, अलग अलग लिखा होता है, पुराना नया अलग अलग। तो ये जो उसने दिया हुआ है टोटल, ये टोटल सही नहीं है, इसका ब्रेकअप चाहिए। क्या चाहिए? ऑफ दिस करंट इन्वेंट्री, यानी ये जो 10,000 केजी है, इसमें से 3,000 केजी आपने 6 माह पहले परचेज किया था और उसका रेट था 13 पॉइंट। द रेस्ट, रेस्ट का मतलब अब यहाँ पे है रिमेनिंग, जो बकाया 7,000 केजी है। रेस्ट का मतलब रिमेनिंग भी होता है, बैलेंस का मतलब भी रिमेनिंग भी होता है। जो बाकी 7,000 केजी है बेटा, वो आपने लास्ट मंथ परचेज किया था। कब परचेज किया था? तो 3,000 केजी 6 माह पहले परचेज किए थे, और 7,000 केजी कब परचेज किए थे? लास्ट मंथ। तो फाइफो की तरतीब के मुताबिक पहले किसको लिखेंगे, बाद में किसको? बताएं जी। फाइफो के मुताबिक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले किसको रिकॉर्ड करना चाहिए? 6 माह वाले पुराने को कि 1 माह पुराने को? फाइफो के मुताबिक जो पहले आया वो पहले रिकॉर्ड होगा इन्वेंट्री में, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 6 माह पहले आपने खरीदा था, वो कितने केजी था? 3,000 केजी था, और 1 केजी की कॉस्ट जो थी वो थी 13 पॉइंट। टोटल कॉस्ट निकालो क्या थी? 41,250। जो लास्ट मंथ परचेज किया है, जो लास्ट मंथ परचेज किया है वो 7,000 केजी था। इसकी प्राइस नहीं दी हुई, लेकिन टोटल केजी दिए हुए हैं, और टोटल कॉस्ट दी हुई है। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 142। तो ये बताएं जी कितना आता है, बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? ये 101 और ये रेट भी निकल आएगा 101,500 डिवाइडेड बाय 7,000 केजी, 14 पॉइंट डिवाइड करके। ये वैसे खुद तो पुराना डेटा संक है, क्योंकि ये पुरानी फिगर्स हैं। ये इसको 101 को इस पे डिवाइड कर दे। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। फाइफो में ये टोटल अहमियत नहीं रखता, ये अहमियत रखते हैं दोनों। नेक्स्ट आ जाए। कहता है मटेरियल वाई इज यूज्ड रेगुलरली। अगर ये रेगुलर यूज का मटेरियल है तो जितने केजी पड़ा है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम सारे का सारा ओपन मार्केट से परचेज करके ले आएंगे। अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए सारे का सारा जो मटेरियल है वो कहां से परचेज करेंगे? वो कहते हैं सिंस द लास्ट परचेज, सिंस द लास्ट परचेज ऑफ मटेरियल वाई अ मंथ अगो। जो 1 माह पहले आपने मटेरियल खरीदा था ना, वो किस रेट पे खरीदा था 1 माह पहले? हाँ, 14.5। 1 माह पहले, 6 माह पहले नहीं कहा, 1 माह पहले आपने जिस रेट पे खरीदा था उसके मुकाबले में द कंपनी हैज बीन एडवाइज्ड बाय द सप्लायर दैट प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय। आपका सप्लायर कह रहा है जनाब आप जो वो पिछली दफा 6 माह, ओ सॉरी सॉरी, 1 माह पहले जिस रेट पे लेके गए थे ना,
तब से अब तक मटेरियल की प्राइस कितनी बढ़ चुकी है। तो इस लाइन से पता चल रहा है कि जो आपकी करंट परचेज प्राइस है वो आपको नहीं दी हुई, और अगर आपने उसको निकालना है तो लास्ट मंथ वाली प्राइस को 4% बढ़ा लो, तो लास्ट मंथ की प्राइस ये नहीं है, ये है। तो 14.5 सिंपल, 14.5 पर केजी लास्ट मंथ की प्राइस थी, इसको 4% बढ़ाओ तो 15 ये करंट परचेज प्राइस आ जाएगी इनटू 3000 केजी। ठीक है, जो भी आता है इनटू 3000 केजी। तो रेगुलर यूज की वजह से हम ना इस पे लेंगे ना इस पे लेंगे, बल्कि पुरानी फिगर से नई फिगर कंपाइल करेंगे। जो करंट परचेज प्राइस आएगी, हम मटेरियल सारे का सारा ओपन मार्केट से जाके परचेज कर लेंगे, बस खत्म। जी, किसी का कोई मसला है इसमें और? ठीक है, क्लियर है? किसको इशू था? हाँ जी, अच्छा। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए। कहता है प्रोडक्ट BB2 जो स्पेशल ऑर्डर में बनानी है, उस पे 2 तरह की लेबर चाहिए, और हर यूनिट को बनाने पर 5 घंटे चाहिए इसके स्किल्ड के, और अनस्किल्ड के कितने चाहिए? तो इसका मतलब है अगर मैं 500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लूं तो स्किल्ड लेबर के टोटल 2500 घंटे चाहिए, और अनस्किल्ड के टोटल 1500 घंटे रिक्वायर्ड है। दोनों की रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग अलग की जाएगी। स्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर इज खाली होना तो प्रेजेंट है, इज पेड पैसिव वॉइस का टेंस है जो कि नॉर्मल रूटीन को शो करता है। तो जो स्किल्ड लेबर है ये इदारा उनको 8 रुपए पर आवर की नॉर्मल रेट देता है, पर आवर वेजेस रेट, नॉर्मल वेज रेट है ये 8 रुपए बेटा। और ये जो अनस्किल्ड है उसका वेज रेट कितना है? तो इस पैराग्राफ में सिवाय इंफॉर्मेशन के कुछ भी नहीं है। 2 बातें बताई हैं, टाइम बताया हुआ है, नॉर्मल रेट बताया हुआ है। आगे देर इज शॉर्टेज ऑफ कौन सी लेबर है? तो मैंने आपको जब लेबर पढ़ाया था तो आपके दिमाग में रूल आ जाना चाहिए कि सर ने कहा था लेबर को फिक्स मंथली या एनुअल सैलरी देते हैं, यहाँ पे एनुअल सैलरी का जिक्र नहीं था। दूसरा पर यूनिट पे देते हैं, यहाँ पर यूनिट का जिक्र नहीं था। तीसरा आवरली पे देते हैं, तो यहाँ आवरली पे का जिक्र है। फिर मैंने उसके नीचे 2 एरो बनाए थे कि वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है या वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी। तो यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टेज है स्किल्ड लेबर के पास, तो वो नो स्पेयर कैपेसिटी वाले रूल में घुस जाना है आपने। इस तरह आपने रूल को बार बार अपने माइंड में रिवाइज करना है कि ये रूल कौन सा वाला है। कोई रूल नहीं है तो अपना जर्नल लगा ले, फ्यूचर वाला, कैश और ड्यू टू डिसीजन। तो कहता है जी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। अगर BB2 की या B22 जो भी नाम है उसका, पता नहीं है B22 है कि BB2 है, बी, हाँ, तो वो कहता है अगर आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है तो इट विल बी नेसेसरी टू ट्रांसफर द स्किल्ड वर्कर फ्रॉम अदर वर्क। फ्रॉम, आप वर्कर को किसी और काम से ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर को हम कहते हैं डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, स्पेशल ऑर्डर पे काम करने के लिए वर्कर को ट्रांसफर करेंगे, और वो जो अदर काम है वो कौन सी प्रोडक्ट है? B16। तो जब आप वर्कर को डाइवर्ट करते हैं तो डाइवर्ट करने का रूल होता है स्किल्ड लेबर को डाइवर्ट करेंगे तो डाइवर्जन की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ये किस लेबर की निकलनी है डाइवर्जन कॉस्ट? तो डाइवर्जन का रूल होता है नॉर्मल रेट पर आवर प्लस कंट्रीब्यूशन पर आवर फॉर B16 का कितना कंट्रीब्यूशन जाया जाएगा? स्किल्ड लेबर का जो नॉर्मल रेट ऊपर दिया हुआ था 8 रुपीज पर आवर है, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना पड़ेगा। देखें वो क्या कहता है।
ये B16 की सेल प्राइस है, ये B16 में स्किल्ड लेबर की कॉस्ट है, अदर वो है, माइनस किया तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है। ये 45 रुपए पर यूनिट है, और मुझे पर यूनिट नहीं चाहिए, मुझे पर, तो जो लेबर आवर है ना वो इसके अंदर छुपे बैठे हैं, इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो अब आपको चैप्टर नंबर 1 आना चाहिए बेसिक्स का। बेसिक्स के चैप्टर में मैंने बताया था कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट अगर आपने निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है वेजेस रेट पर आवर इनटू, ये फॉर्मूला होता है चैप्टर 1 में। स्किल्ड लेबर की ये जो कॉस्ट निकली हुई है ना 24 रुपए, इसके पीछे क्या फॉर्मूला लगा होगा, वेजेस रेट पर आवर इनटू, अब ये इसमें से एक्सट्रैक्ट करने ढूंढ छुपे बैठे हैं 8 घंटे या जितने भी पता नहीं कितने घंटे हैं। तो स्किल्ड लेबर का रेट ऊपर 8 रुपए था, और लेबर आवर क्या छुपे बैठे हैं इसके अंदर, हाँ ये 3 लेबर आवर्स। ये निकालना काम था सिर्फ। जिसको ये नहीं निकालने आते इसका मतलब उसको रीडिंग नहीं आती। और रीडिंग क्यों नहीं आती, क्योंकि चैप्टर 1 वाला पॉइंट नहीं आता कि लेबर कॉस्ट के अंदर लेबर आवर छुपे बैठे होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाना चाहिए आपको कि इसके अंदर लेबर आवर छुपे हुए हैं। बाकी सारे सवालों में ना ये लेबर आवर यहाँ लिखे होते थे, जितने आपने क्लास में एग्जांपल किए सब में लेबर आवर यहाँ मैंने दिए होते थे। इसमें वो लेबर आवर अंदर छुपा गया, हाइड कर गया है कि बच्चा खुद लेबर आवर ढूंढे। अब आपने 45 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, अगर कंट्रीब्यूशन पर आवर चाहिए तो वो कैसे आएगा, 45 रुपए पर यूनिट डिवाइडेड बाय 3 घंटे, 15 रुपए पर आवर आता है। तो वो यहाँ पे लिख लेंगे जी, 15 रुपए पर आवर। माइक ऑफ रखें जनाब आयशा। जी, 8 रुपए पर आवर प्लस 15 रुपए पर आवर, 23 इंटू लेबर आवर कितने चाहिए, 1500 घंटे फॉर स्पेशल ऑर्डर। ठीक है जी पाइन। छठा पॉइंट किसका मसला था, छठा तो कोई मसला नहीं था, छठा तो सिंपल है। अनस्किल्ड लेबर के, ओ सॉरी सॉरी, स्किल्ड के 2500 थे, मैंने अनस्किल्ड से ज़रब दे दिया, सॉरी। आपने इससे ज़रब देना था, सॉरी सॉरी, ये जो 23 है, 23 रुपए जो जवाब आता है इसको इससे ज़रब देना था 2500 घंटों से। आयशा कहती है सर ये 3 आवर्स कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर 24 रुपए पर यूनिट को डिवाइड कर दें। यही तो सिखा रहा हूं बेटी कि ये फॉर्मूला होता है, चैप्टर 1 नहीं पढ़ा बेसिक का ना जिसने, उसको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर पर यूनिट करें तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट आती है किसी भी प्रोडक्ट की। मुझे ये दी हुई है फिगर, ये बुलेट नंबर 4 में दिया हुआ था, तो एक्स रख के इसको फाइंड कर लो। 3 घंटे एक्स रख के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, पता लग गया है। जिसको ये नहीं आया उसको बेसिक नहीं आती, वो बच्चा बेसिक का चैप्टर बार बार पढ़े। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ना तो कम से कम मैं बार बार कह रहा हूं कि रूल्स एक सफे पे लिख के उसको बार बार सामने रखें। शायद ऐसा हो कि कहीं आप फंसे हुए हैं तो पता चलता है पाई होते थे बेसिक ही, ये सवाल चैप्टर का नहीं है, बेसिक का है। बेसिक का कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता, हमें ये पता नहीं कि ये कैसे निकला होता है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो उसमें तो फिर मैं कुछ नहीं आपकी मदद कर सकता अगर आपको ये पता ही नहीं कि ये कैसे निकल के यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है। जी अगला तो सिंपल है, 500 में से 900 घंटे स्पेयर हैं, उसका कुछ नहीं करना, बाकी 600 घंटे को ओवर टाइम पे लेना है, और ओवर टाइम की कॉस्ट 9 रुपए बनेगी। वो तो सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आए जी।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। इसके कौन से पॉइंट्स कहा था आपने मुझे? 2, 6 और 7। 2, 6 और 7, ये पॉइंट 2 है क्वेश्चन 2 का। पॉइंट 6, ये 6 किसने कहा है यार? हैं? तो भाई रेगुलर यूज हो तो पढ़ा हुआ नहीं छेड़ते ना। फ्रीक्वेंटली का मतलब रेगुलर ही होता है, इंग्लिश ये लिखा हुआ। एंड में पढ़ा ही नहीं तो आंखें बहुत बड़ी नेमत है। आंखें बहुत बड़ी नेमत है। तभी तो मैं कहता हूं बच्चे फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, इस पे आंखें खर्च कर लें तो सवालों पे क्या जरूरत है। तो पॉइंट नंबर 6 तो पूछना नहीं चाहिए था, कोई और पूछे। 7 ठीक है, 7 सही है, 2 भी ठीक है। तो जिस बच्चे ने पॉइंट नंबर 6 पूछा है उसका अल्लाह ही हाफिज। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पहली बात है, ये क्वेश्चन की स्टोरी क्या थी। अब मैंने तो ऊपर इंग्लिश सारी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं स्टोरी बता देता हूँ। सवाल ये था कि एक इदारा है जिसको कहते हैं टी कंपनी। ये क्लाइंट के ना उसकी जगह पे जाकर उसमें वो इंटरकॉम फोन का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। टेलीकॉम या इंटरकॉम टाइप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कि एक टेबल से बैठ के दूसरी टेबल पे इंटर कंपनी फोन का जो सिस्टम होता है, ठीक है। तो छोटी सी एक्सचेंज इंस्टॉल करते हैं जाके वहां पे, जिससे वो आपस में एक दूसरे के साथ एम्प्लॉइज क्या करते हैं, फोन के जरिए कनेक्ट। तो मैं फैकल्टी रूम से उसको चाय का ऑर्डर देता हूँ, वो मुझे चाय दे जाता है। तो ये इंटरनल टेली कम्युनिकेशन का टेलीफोन सिस्टम है जो किसी इदारे से इंस्टॉल कराया जाता है। तो कौन सी कंपनी इंस्टॉल करती है? टी कंपनी, इस सवाल के मुताबिक। और जिस क्लाइंट का इन्हें ऑर्डर मिलने जा रहा है, जिसकी साइड पे जाके सिस्टम इंस्टॉल करना है, उस क्लाइंट का नाम यहाँ पे क्या है? पुश कंपनी। तो टी कंपनी पुश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है। तो आपने सवाल में जो रेलेवेंट कॉस्टिंग करनी है वो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टी कंपनी करनी है। तो टी कंपनी के रेवेन्यू या टी कंपनी की रेलेवेंट कॉस्ट उठानी है। तो अब डाटा उसने क्या दिया हुआ है, कहता है जी बुलेट नंबर 2 में द इंस्टॉलेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक 1 वीक टू कंप्लीट। जी, पुश कंपनी के प्रेमिसेस पे जाकर जब टी कंपनी इंस्टॉलेशन करेगी तो इंस्टॉलेशन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी? 1 वीक। एंड वुड रिक्वायर 3 इंजीनियर्स, 3 इंजीनियर चाहिए होंगे। ईच ऑफ होम, उनमें से हर एक इज करंटली पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 4,000। उनमें से हर इंजीनियर को क्या पे किया जाता है? मंथली सैलरी 4,000। तो मैंने आपसे कहा था मंथली सैलरी हो या एनुअल सैलरी हो, ये फिक्स कॉस्ट होती है। क्या होती है? और ये रेलेवेंट नहीं होती। जो बच्चा भी इस फिक्स सैलरी को या मंथली सैलरी को चेंज चूंज करके कुछ करना चाह रहा है वो गलत कर रहा है। आगे, कितने इंजीनियर चाहिए? कितने हफ्ते के लिए चाहिए? 1 हफ्ते के लिए। द इंजीनियर हैव जस्ट had their annually renewable contract with टी कंपनी। ये कंपनी अपने इंजीनियर के साथ सालाना बुनियादों पे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करती है और अभी किया इन्होंने रिन्यू, ठीक है, ऐसी इंग्लिश लिखी हुई है। 1 of 3 engineer has spare capacity to complete the work, but the other 2 would have to be transferred from contract X in order to complete this one। वो कहता है 3 में से एक के पास तो स्पेयर कैपेसिटी है,
बाकी दो को कहां से ट्रांसफर करके लाएंगे, वहां से हटा के लाएंगे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट इस पे काम कर सकते हैं, पुश वाले काम पे। समझ आ रही है? आगे चले। कॉन्ट्रैक्ट एक्स जनरेट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹5 पर आवर, ठीक है, पर इंजीनियर आवर, यानी 1 घंटा इंजीनियर अगर काम करे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स पर कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है। तो अपरेंटली देखने में तो ये लग रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्स से बंदा इधर आएगा तो वो 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस हो जाएगा। हाँ जी, आगे वो कहता है जी, यहां से उसने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बदल लिया सवाल का। वो कहता है देयर आर नो अदर इंजीनियर्स, देयर आर नो अदर इंजीनियर्स अवेलेबल टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट एक्स, या कॉन्ट्रैक्ट एक्स को करने के लिए कोई और इंजीनियर्स नहीं है। इफ दीज टू इंजीनियर्स आर टेकन ऑफ का मतलब है इन्हें वहां से हटाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्स से दो इंजीनियर को, it would mean that T company would miss its contractual completion deadline on contract X by 1 week। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जब आप इंजीनियर को हटाएंगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट मिस नहीं होगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन 1 हफ्ता लेट हो जाएगी। कंपनी अपनी डेडलाइन मिस कर देगी। मतलब आपने जो भी डेट प्रॉमिस की हुई थी ना पुश के साथ, उस डेट में 1 हफ्ते का डिले आ जाएगा, बाय 1 वीक लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी उसने साइड ही चेंज कर दी सवाल की। देखने में यही लग रहा था कि आप दो इंजीनियर को लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन जाया चला जाएगा। उसने कहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स नहीं मिस होना, बस कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की कंप्लीशन लेट हो जाएगी। क्या समझ आ रही है बात? क्या कॉन्ट्रैक्ट टैक्स जाया चला जाएगा वो होता, फिर लिखा होता मिस द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा होता। उसने क्या, कॉन्ट्रैक्ट मिस नहीं हुआ, बल्कि कंपनी उसकी कंप्लीशन की जो डेडलाइन है ना वो मिस कर जाएगी, और 1 हफ्ता लेट डेडलाइन कैसे कंप्लीट होगा। जिसके न, अच्छा ये लेट क्यों हुआ 1 हफ्ता? वो जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पुश वाला है ना, उसकी वजह से जब दो इंजीनियर को हटाएंगे तो वो 1 हफ्ते के लिए लेट होगा। एज अ रिजल्ट, लेट होने की वजह से क्या होगा, टी कंपनी वुड हैव टू पे वन ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹। नया कॉन्ट्रैक्ट आने से पुराना कॉन्ट्रैक्ट टैक्स 1 हफ्ता लेट होगा, तो नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी को ₹500 की क्या पड़ जाएगी, तो ये पेनल्टी फ्यूचर में पड़ेगी। वुड लिखा हुआ है, कैश में देनी पड़ेगी, और कॉन्ट्रैक्ट टैक्स की अपनी वजह से नहीं देनी पड़ेगी, पुश कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट टैक्स को डिले कराया जिस वजह से देनी पड़ेगी। तो ये ₹500 जो है ये रेलेवेंट है ना, ये ₹5 रेलेवेंट है ना, ये सारी स्टोरी फजूल लिखी हुई थी ऊपर ऐसे ही तंग करने के लिए, बस इंग्लिश झाड़ने के लिए। तो ये ₹5 इंक्रीमेंटल रेलेवेंट कॉस्ट होगी ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर ऑफ पुश कंपनी। आगे उसने बात को और क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। कहते हैं सिंस देर इज नो अदर वर्क scheduled फॉर दोज इंजीनियर्स इन 1 वीक टाइम, 1 हफ्ते के बाद इंजीनियर के लिए, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना पुश कंपनी वाला, इसको मुकम्मल करने के बाद इंजीनियर के लिए कोई और काम नहीं है। इट विल नॉट बी प्रॉब्लम फॉर देम टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्स एट दिस। उसने और इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि पायन उनके पास बाद में कोई और काम नहीं है, वो 1 हफ्ता लेट होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट एक्स को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे उनके पास, क्योंकि कोई और काम ही नहीं है। इज इट क्लियर? इस पूरी स्टोरी का निचोड़ ये है, एक इंजीनियर स्पेयर है, दो इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट एक्स से लाएंगे, पुश वाले पे 1 हफ्ता काम करा के वापस उसे छुटाएंगे, और वो वापस उधर कॉन्ट्रैक्ट एक्स मुकम्मल कर देंगे। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि नए कॉन्ट्रैक्ट के आने की वजह से डेडलाइन 1 हफ्ता लेट हो जाएगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट इस पूरी स्टोरी में क्या है, पेनल्टी कॉस्ट ड्यू टू पुश कंपनी,
पुश कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कंपनी को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, 1 ऑफ पेनल्टी, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन लेना चाह रहे थे, अगर आपको ये सैलरी लेना चाह रहे थे, तो ये सब गलत है, कुछ भी नहीं लेना, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जी बेटा बताएं, किसी का कोई मसला मसाइल? जी 0.7, इसको अगर आप मेरे कराए हुए कल वाले किसी पॉइंट से या परसों वाले से रिलेट कर रहे हैं तो ये वो नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। कई बच्चे इसको ज़बरदस्ती किसी भी अपने क्वेश्चन 1-2 के किसी पॉइंट से वो मिक्स करना चाहते हैं। जैसे कल मैंने कराया था कि M2 को M4 की जगह यूज़ कर सकते हैं, वो M4 स्पेशल ऑर्डर पे नहीं लगना होता, यहाँ पे कुछ और स्टोरी है। क्वेश्चन में कहता है कि पुश कंपनी वाला जो क्लाइंट है उसके लिए टी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पुश कंपनी वुड आल्सो नीड अ कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम कॉल्ड, सारी एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसका क्या नाम है, करंट मार्केट प्राइस स्वाइप 2 की है 10,000, यानी अगर स्वाइप 2 परचेज किया जाता है मार्केट से और स्वाइप 2 ही चाहिए तो स्वाइप 2 की कॉस्ट क्या पड़ती है, 10,800 रुपए। कौन सा स्वाइप चाहिए, ओपन मार्केट से कितने का परचेज हो सकता है, ये उसकी कॉस्ट है। ऑल्दो टी कंपनी हैज एन ओल्डर वर्जन ऑफ दिस सिस्टम, उसके पास एक पुराना सिस्टम पड़ा हुआ है और उस सिस्टम का नाम है स्वाइप 1 is available in inventory and it could be modified at a cost of 4600। क्या मतलब है इसका, स्वाइप 1 को मॉडिफाई करके स्वाइप 2 की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है और स्वाइप 2 इस प्रोजेक्ट पे चाहिए। स्वाइप 1 को मॉडिफाई करके स्वाइप 2 के मुतबादिल के तौर पर इसी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उसने लिखा हुआ है स्वाइप 1 अवेलेबल है और ये यूज भी हो सकता है मॉडिफाई करके। कहता है टी कंपनी ने इस स्वाइप 1 को जब खरीदा था तो कितने का खरीदा था, टी कंपनी पेड 5400 फॉर स्वाइप 1 व्हेन इट ऑर्डर्ड इन एरर 2 मंथ्स अगो, गलती से मंगवाया था, इसका मतलब है ये रेगुलर यूज का नहीं था, गलती से आ गया था। तो कितने का आया था जब आया था, तो ये जो पुरानी फिगर है ये क्या है, ये लाइन रिपीट हुई है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्वाइप 1 इज, नया स्वाइप मार्केट से लेने जाए तो कितने का मिल रहा है, हमें नया तो चाहिए ही नहीं, जैसी नया स्वाइप 1 लेना है तो फिर बेहतर नहीं हम स्वाइप 2 ही ले लें जो हमें चाहिए है। नया स्वाइप 1 भी लोगे उसको स्वाइप 2 में क्या करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि अगर आपने नया ही लेना है तो स्वाइप 2 जाके ले ले, तो नया हमने स्वाइप 1 नहीं लेना, स्वाइप 2 लेंगे या स्वाइप 1 को स्वाइप 2 में कन्वर्ट करेंगे, वो भी पुराने वाले को। नया क्यों ले, वो पुराना गलती से आ गया था तो नया दोबारा गलती करने की क्या जरूरत है। कहता है करंट मार्केट प्राइस स्वाइप 1 की 5450 है, ठीक है छोड़ दें। ऑल दो अगरचे इफ टी कंपनी ट्राई टू सेल वन दे हैव, क्या मतलब है इस लाइन का, जो स्वाइप 1 उनके पास पड़ा हुआ है अगर वो उसको बेचने की कोशिश करें तो वो कितने का बिक जाएगा। वो कहता है इट वुड बी डीम टू यूज्ड, वो काबिल इस्तेमाल होगा, इसीलिए काबिल इस्तेमाल होने की वजह से वो कितनी वर्थ पे बिकेगा, ये उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप देखें तो आपको दो मेन सिचुएशन या दो मेन ऑप्शंस नजर आती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि कंपनी पुश वाले क्लाइंट के लिए जो स्वाइप 2 है वो ओपन मार्केट से क्या कर ले, परचेज कर ले। कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपके ख्याल से, 10,000, और ये 10,800 का स्वाइप 2 जो है ये परचेज करके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है, इनके पास टी कंपनी के पास है ये पड़ा हुआ, यूज कर ले, यूज एग्जिस्टिंग स्वाइप
1 लेकिन आफ्टर मॉडिफिकेशन। जी बताएं जी, जब ये इसको मॉडिफाई करेंगे इस पे इनकम होगी एक्सपेंस होगा? कितना एक्सपेंस होगा मॉडिफाई कर? और 3,000 रुपए में स्वाइप 1 स्क्रैप हो सकता था। जब कोई चीज स्क्रैप करने की बजाय आप यूज कर लेंगे तो स्वाइप 1 की जो स्क्रैप वैल्यू थी वो फॉरगॉन होगी, जो आपके पास स्टोर में पड़ा हुआ था। कितनी स्क्रैप वैल्यू थी? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो स्वाइप 1 को स्क्रैप नहीं कर रहे आप, और स्वाइप 2 में वैसे का वैसे नहीं इस्तेमाल कर रहे, स्वाइप 2 की जगह मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर रहे हैं और स्वाइप 2 कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए। तो ये दोनों कॉस्ट पड़ेगी इदारे को। अब आपने जब दो कॉस्ट की ऑप्शन हो तो आपने दोनों में से लोअर ऑफ लेनी होती है। जी तो ये बेहतर है मेरा ख्याल है ये। किसी का कोई सवाल हो? जी बच्चे, हो गया? किसी बच्चे का कोई सवाल हो? इसका बी पार्ट किसका? हाँ जी। हाँ जी, मिनिमम प्राइस की क्या इम्प्लीकेशन या वो कहाँ इस्तेमाल होती है ये पूछ रहा है वो। मिनिमम प्राइस की इम्प्लीकेशन का मतलब है वो कहाँ इस्तेमाल होती है। तो आपने कहना है मिनिमम प्राइस निगोशिएशन के लिए इस्तेमाल होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, टेबल टॉक के लिए इस्तेमाल होती है, माइंड में मिनिमम बेस रखने के लिए कि क्लाइंट को प्राइस कोड करने के लिए कई दफा इस्तेमाल होती है। जब आप क्लाइंट को विन करना चाह रहे हो, उसको कुक्कड़ फंसाना चाह रहे हो, तब। ठीक है, तो ये अब आपने इसको पढ़ लेना है, इसको रट्टा नहीं लगाना। इसके पहले पार्ट में तो उसने कहा रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल बताएं। हाँ तो ज्यादा नंबर उसके ही हैं, इम्प्लीकेशन का तो एक न दो, ये 2 नंबर है। तो आपने कहना है मिनिमम प्राइस जो है ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है, और ये इदारे को बेस प्रोवाइड करते हैं जहां से निगोशिएशन स्टार्ट करनी है। इससे नीचे इदारे ने कभी भी प्राइस कस्टमर से चार्ज, और अगर इदारा कर रहा है तो इसका मतलब है मुस्तकबिल में उसको उस कस्टमर से बहुत ज्यादा कमाई आने की उम्मीद है, तब आप करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये है इम्प्लीकेशन। एसीसी का सवाल है, कहानी बहुत लंबी चौड़ी लिखी है जी। क्वेश्चन 4 पर आने से पहले आपको मैंने नॉन करंट एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट बतानी है। आ जाए जरा, नॉन करंट एसेट की रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल हमने नहीं पढ़ा था, आज लिखे यहाँ पे कॉपी पे। नॉन करंट एसेट अगर आपको स्पेशल ऑर्डर के लिए चाहिए तो उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्या रूल है? अगर हमें नॉन करंट एसेट चाहिए तो उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्या रूल है बेटा? जी, अगर हमें नॉन करंट एसेट चाहिए तो उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्या रूल है? देखिए, हमने एक सवाल किया था जिसमें उसने कहा था कि कोई फिनिशिंग इक्विपमेंट चाहिए जिसको फिशिंग लिखा हुआ था। तो बाज दफा कोई आपको प्लांट, कोई कटिंग मशीन, कोई, जैसे शादियों पे जनरेटर ले लेते हैं, अगर आप पार्क में शादी कर रहे हो, जनरेटर आपको चाहिए सिर्फ फंक्शन के लिए, 2 दिन के लिए चाहिए होता है, सारी जिंदगी के लिए तो नहीं चाहिए। तो जब भी आपको कोई एसेट टेम्परेरीली यूज के लिए चाहिए हो और आपके पास वो मौजूद, तो आप उसको खरीदते नहीं क्योंकि वो टेम्परेरी, तो फिर आप उसको किराए पे ले लेते हैं। तो पहली ऑप्शन क्या होती है, आपको कोई भी एसेट अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए चाहिए और वो इदारे में मौजूद नहीं है, और आपको चाहिए भी टेम्परेरी बेसिस पर, तो आप उस एसेट को किराए पे ले लेंगे।
किस पे ले लेंगे? तो उस केस में उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो उसका किराया है। किराए को हायर चार्जेस कहते हैं। रेंटल बिल्डिंग का होता है, बाकी चीजों का किराया हायर कहलाता है, HIRE। ठीक है, हायर। एक हायर वो वाला भी होता है, HIGHER, वो बुलंदी वाला होता है। तो हायर चार्जेस किसे कहते हैं? किराए को। बिल्डिंग किराए पे लेंगे, जमीन किराए पे लेंगे तो वो रेंट है। बाकी कोई चीज किराए पे लेंगे तो उसको हायर चार्जेस कहते हैं। और ये मुस्तकबिल में लेना है, माजी में नहीं लेना। ये ना हो कि 3 साल पहले किराए पे लिया हुआ है, तो वो वाला नहीं। वो तो फिर नया एसेट, वो तो एग्जिस्टिंग एसेट का रूल है। ठीक है, तो वो भी कमिटेड होता है। ऐसे नहीं होता, मतलब कि आप स्पेशल ऑर्डर में यूज करने से अगर एक्सपेंस पड़े हैं तो वो ओवरहेड्स हैं वेरिएबल। किराए पे लेने की वजह से तो ऐसा तो नहीं ना होता कि हमने किराए पे लिया है और उसे कह दिया भाई जनरेटर चलावांगे तो किराया देंगे, जे ना चलाया खलोता रहा तो तेनों किराया नहीं देना। उन्होंने कहना 5 जनरेटर लै गए हो तुसी। वो उसकी, मसलन आप शादी है आपकी, आप कहते हैं हमारे मोहल्ले की ग्राउंड बहुत अच्छी है, उधर ही टेंट लगा के मैं शादी करूंगा। ठीक है, तो आप जनरेटर ले आते हैं, तो जनरेटर ला के उसमें तेल डालेंगे तो चलेगा लाटे शाटे। अब जनरेटर का किराया उसको ला के खड़ा करने तक का है, आगे उसको चलाने की वजह से जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो ओवरहेड्स है, वेरिएबल ओवरहेड्स। अब आप चाहे ना भी उसको चलाए ना, लिया के खिलार दो, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ कैंसल हो जाए, वो कहे जी क्वालीफाई नहीं किया मुंडे ने, तो फिर आपका क्या ख्याल है? जनरेटर वाला आपको किराया छोड़ देगा? वो कहेगा भावें तुसी ते लै गए, भावें ब्याह करो, भावें जो मर्जी करो, जनरेटर ਤੁਹਾਡਾ सी कल तक। जी तरस खा के नहीं समझ आ रही? ऐसी बोंगी मिसालों से हमें क्या फायदा? हमें सिर्फ एक अवेयरनेस आ जाती है और चीजों में रियलिटी आ जाती है, रूल समझने में मदद मिलती है, बाकी तो हंसी मजाक है। हालांकि फजूल मिसालें हैं, ना आपकी शादी हो रही है ना टूट रही है, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अगर एसिड आपके पास मौजूद ना हो लेकिन आपको टेम्परेरीली चाहिए हो तो आप किराए पे ले आएंगे। तो जब आप उसको किराए पे लाएंगे तो 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 5 हफ्ते का, 3 माह का किराया, साल तक का किराया, साल से ज्यादा की डिसीजन मेकिंग हमारे स्कोप में, उसके लिए MFA है, CAF 6। हमारे सारे सिलेबस में जो डिसीजन मेकिंग है वो अप टू 1 ईयर की है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग 5-5, 10-10 सालों की आ जाए आपको पेपर में तो उसने आपको डॉच किया है नहीं वैसे हमारे स्कोप में। वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है ही MFA सब्जेक्ट का हिस्सा। तो चलो, 2 माह 3 माह के लिए आपको कोई चीज किराए पे चाहिए थी, आपने किराए पे ले ली, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? हायर चार्जेस। अगर आपको पता है कि वो एसेट बाद में भी यूज होना है तो आप न्यू नॉन करंट एसेट क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। परचेज द न्यू फॉर स्पेशल ऑर्डर, या जो भी आपका डिसीजन है उसके लिए आप नया एसेट परचेज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नया एसेट परचेज कर लेंगे। ठीक है, स्पेशली अब मिसाल के तौर पर वो आपसे ये कहेगा, सुन ले गौर से, वो आपसे कहेगा आपका 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट है। कितने का? उस पे एक मशीन चाहिए लेकिन वो बाद में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो वो आपसे कहता है 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा परचेज करेंगे आप मशीन एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे 1 लाख रुपए की। उसके बाद आप उसको 6 माह क्या करेंगे, और यूज करने के बाद 6 माह बाद वो जो मशीन है वो कितने की सेल हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे वो 60,000 रुपए की सेल हो सकती है। कितने की सेल हो सकती है? इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट।
इसको कहते हैं जितने की वो बिक सकती है, इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। बढ़ी है या कम हुई है? सेल वैल्यू उसकी कम हुई है, यानी जो चीज 1 लाख की वैल्यू की थी जब आपने उसको प्रोजेक्ट पे यूज किया तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, या सेल वैल्यू गिर गई। ये जो 40,000 की कमी है इसको मार्केट वैल्यू फॉरगॉन या फॉल इन मार्केट वैल्यू कहते हैं, और ये एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। एज एन क्या आएगी? हमारी अजम्पशन होती है कि आपने जो 1 लाख की चीज ली थी उसको 1 लाख से 60 पे नहीं आना चाहिए था। अगर वो आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है? ड्यू टू यूजिंग द ड्यू टू द यूजेज ऑफ द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। समझ आइए आपको? कितने की परचेज की है? ना भी की हो परचेज, मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट पे उसकी मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे सेल वैल्यू अगर सेम रहे तो नथिंग इज रेलेवेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं, यूज करने से मार्केट वैल्यू उसकी गिरेगी। जितनी गिरेगी मार्केट वैल्यू, फॉल इन मार्केट वैल्यू, वो एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है। वो किसके तौर पे आ रही है? एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं समझ आई? वो आपको बताएगा, क्वेश्चन 4 में भी ऐसे ही है कि स्टार्ट पे मशीन इतने की है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो 50,000 रुपए की मशीन की सेल वैल्यू इतने की बिक सकती है, और प्रोजेक्ट एंड होगा तो वो 4,000 रुपए की बिक सकती है। अब 50,000 वाली चीज अगर 4 की बिक रही है तो बाकी कहाँ गए? बाकी उड़ गए, बाकी वैल्यू फॉरगॉन है। ड्यू टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी वैल्यू फारिग हो गई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉल इन मार्केट वैल्यू। तो जब भी आप कोई नया एसेट परचेज करेंगे तो फॉल इन मार्केट वैल्यू विल बी रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई कैप में कई दफा वो कहता है नहीं जी, ये फॉल इन वैल्यू की बजाय आपने अगर कोई एसेट परचेज किया है और न्यू परचेज किया है, कौन सा वाला? न्यू परचेज किया है, और उस एसेट को आपने बाद में यूज भी करना है, तो उसकी लाइफ देखो क्या है। अगर उसकी लाइफ आपकी प्रोजेक्ट की लाइफ से ज्यादा है, आपके डिसीजन की लाइफ से क्या है, ज्यादा है, तो फिर आपको उस नए एसेट की डेप्रिसिएशन ले लेनी चाहिए। जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करता हूँ, लेकिन आई कैप को मानना मजबूरी है, माई बाप है, पेपर उन्होंने चेक करना है वैसे ये बोंगी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पुराने एसेट का तो कभी भी नहीं लेंगे, न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन आप ले लेंगे स्ट्रेट लाइन वाले तरीके से। कौन से तरीके से? लेकिन इसके लिए सवाल में लाइफ का होना जरूरी है। क्या गिवन होना जरूरी है? लाइफ का। और लाइफ ऐसे नहीं होगा, ऐसे लाइफ नहीं होगी कि आपकी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ भी एसेट की 6 माह है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 6 माह का है, लाइफ उसकी 10 साल है एसेट की, इतना गैप होगा, लाइफ ज्यादा होगी। जितने अरसे के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे एसेट चाहिए उसकी लाइफ उतने अरसे की, उससे ज्यादा की लाइफ हो। तो अगर लाइफ मेंशन ना की हो फिर ये फॉल इन वैल्यू वाला रूल लग जाएगा, और अगर लाइफ मेंशन की हुई है तो क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के नाम से भी दे सकता है। अगर वो आपको नए एसेट की डेप्रिसिएशन दे दे तो आपने वो रेलेवेंट कॉस्ट के तौर पे ले लेनी है। बात समझ आ रही है आपको? आए जरा एक चीज बस दिखानी है आपको, सवाल नहीं हल करना, आपको एक चीज दिखानी है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि सर क्या कह रहे हैं। और आई कैप इसको एज अ पॉइंट देता है, हालांकि ये बोंगी है। ये इंडियन किताबों में मिलती है असल में। तो कई दफा इंडियन किताबों में जो बोंगी मिल जाए ना, वो आई कैप को लगता है कि वाह क्या पॉइंट है, वाह क्या पॉइंट है। तो वो इंडियन किताबें, इंडियन भी छापा लगाते हैं इधर उधर से, बड़ी गंदी गंदी किताबें होती हैं उनकी, फजूल। वैसे अमेरिकन और ब्रिटिश की ना आपस में लगती है, और उनके ट्रीटमेंट में भी क्लैश होता है। ठीक है, तो लेकिन वो क्या करते हैं, जम्मुओं की तरह अमेरिकन ट्रीटमेंट और ब्रिटिश ट्रीटमेंट दोनों मिक्स करके इंडियन किताबें अपनी छाप देती हैं दोनों को।
तो फिर अगर आई कैप उनमें से कुछ उठा ले, आई कैप खुद नहीं उठाता, आई कैप मुझ जैसे आप जैसे क्वालिफाइड लोगों से कहता है कि ज़रा ये किताब तो लिखिएगा। 80 होने नकट्टू, पैसे कमाने हैं, मेहनत नहीं करनी। तो इसमें आई कैप का भी कसूर नहीं है। ठीक है, बदनाम बेचारा आई कैप होता है, होते बैक एंड पर हम क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स ही हैं। अच्छा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज फॉर द। अब ये डेप्रिसिएशन बच्चों को तो याद होता है, डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये जो नया प्रोजेक्ट कोई करने जा रहे हैं उसके लिए जो एसेट परचेज किया जा रहा है ये उसकी डेप्रिसिएशन है। अब ये एज अ रेलेवेंट कॉस्ट लिया होगा। आप मेरे साथ डिबेट करेंगे सर ये क्या हो गया, आपने तो कहा था डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। मैं अभी भी कायम हूं, डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स नहीं लेनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ स्पेशली परचेज एसेट फॉर द प्रोजेक्ट की अगर आपको डेप्रिसिएशन दी हो तो आपको नॉन कैश की इसमें से स्मेल भी आ रही हो तब भी आपने वो डेप्रिसिएशन ले लेनी है। ठीक है, वो कहते हैं डेप्रिसिएशन तो इररेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती जी, कल तक होती थी जब तक ये रूल नहीं पड़ा था और अभी भी है डेप्रिसिएशन ऑफ। तो मैं जब क्या हूं बोंगी है तो बोंगी को फिर बोंगी लेना, उसको आप बोंगी समझे। तो बोंगी अब आपको ये याद रखनी है। बात नहीं समझ आई मेरी? जब मैंने खुद कह दिया है कि बोंगी है तो अब मैं बोंगी को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मेरी हिम्मत से बाहर है। आ जाए जी, लेकिन ये ठीक है रूल, फॉल इन मार्केट वैल्यू, ये रूल ठीक है क्योंकि इसमें असल में एसेट की सेल वैल्यू देख रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे कितने का बिकेगा और प्रोजेक्ट के एंड पे कितने का बिकेगा या लिया कितने का है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब लेना है आपने रेलेवेंट, जब न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन दी हो। एग्जिस्टिंग एसेट की कभी भी नहीं लेनी, वजह वो इसलिए नहीं लेनी क्योंकि जो एसेट डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट है ना, वो एसेट की जो कॉस्ट थी वो हिस्टोरिकल थी। एसेट की कॉस्ट क्या थी, इस वजह से उसकी डेप्रिसिएशन भी हिस्टोरिकल फिगर पे बेस कर रही थी, इसीलिए डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट नहीं ले सकते। न्यू में क्वेश्चन ये है कि वो फ्यूचर में लेना है एसेट, ड्यू टू प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कैश पे के ले रहे हैं, मुफ्त नहीं ले गए। ये नहीं है कि मुफ्त हमारी झोली में एसेट गिर गया है, हमने उसको परचेज किया है तो पैसे तो लगाए हैं, लेकिन उन पैसों की सारी फिगर एक्सपेंस शो नहीं कर रहे, थोड़ा सा पोर्शन शो कर रहे हैं। आई कैप की जेन में लॉजिक क्या है, वो कहते हैं अगर हम वो सारी कॉस्ट शो कर दें ना एसेट की जितने भी परचेज किया है तो प्रोजेक्ट कभी वायबल नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट 6 माह का है और एसेट 10 साल वाली लाइफ वाला जो होता है वो बहुत महंगा होता है। तो आप प्रोजेक्ट को वायबल और नॉट वायबल सही देखने के लिए आप उसकी 3 माह की डेप्रिसिएशन काउंट कर लें ताकि बाकी रेवेन्यू शेवेन्यू भी 3 माह के आए हुए हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आई कैप क्या लॉजिक देता है, उनके जेन में क्या लॉजिक है, वो कहते हैं जो आप प्रोजेक्ट 3 माह वाला करने जा रहे हैं तो वहाँ रेवेन्यू भी 3 माह के हैं, बाकी सारे खर्चे भी 3 माह के हैं, और एक एसेट आपने 10 साल वाली लाइफ का लिख दिया वहां पे, तो वो तो प्रोजेक्ट कभी भी वायबल नहीं निकलना बेचारा, क्योंकि एसेट की जो कॉस्ट होगी जिसकी लाइफ 10 साल है वो बड़ी हैवी कॉस्ट होगी। डेप्रिसिएशन लिखने से क्या होगा, जैसे आपके बाकी सारे खर्चे 3 माह के हैं वैसे वो कॉस्ट भी 3 माह में कन्वर्ट हो जाएगी, बस ये फायदा होगा। तो इसमें कुछ हद तक मैं मतलब एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन हमारा वो कैश वाला रूल वॉयलेट हो रहा है कि जितना कैश पे करेंगे वो रेलेवेंट होता है। ठीक है, नहीं ठीक, चंगा नहीं ठीक, लेकिन याद आपने रखना है, ये ना उधर फड्डा डाल के बैठ जाए। आई कैप ने जो कह दिया वो कह दिया, वो यू आर बाउंड टू फॉलो देम। अच्छा आ जाए, ये रूल कई बच्चों ने पढ़ा नहीं होता, ऐसे ही आ जाते हैं पेपर पढ़ के, बाद में पता चलता है कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ये आया हुआ है पास पेपर्स में। आखिरी रूल, अगर कोई एग्जिस्टिंग एसेट आपने यूज करना हो, कौन सा एसेट,
जो पहले से आपके पास मौजूद है। हम अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए कोई एग्जिस्टिंग एसिड यूज कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग एसिड की जो कॉस्ट है वो रेलेवेंट नहीं, क्योंकि माजी में खरीदा था वो। उसकी डेप्रीसिएशन वो रेलेवेंट नहीं एग्जिस्टिंग की। उसकी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है? कैरिंग वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस पिछली डेप्रिसिएशन, तो ये भी रेलेवेंट नहीं होगी। एग्जिस्टिंग एसेट की ना तो कॉस्ट, ना डेप्रिसिएशन, ना कैरिंग वैल्यू, जिसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, इनमें से कोई चीज रेलेवेंट नहीं होगी। एग्जिस्टिंग एसेट के लिए अगर रेलेवेंट होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करने की, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करने की वजह से हमारे इदारे को क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है और यूज ऑन स्पेशल ऑर्डर, या जो भी डिसीजन हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो आपसे कहता है आपके पास एक पुरानी मशीन है जो कि 25,000 रुपए पे स्क्रैप हो सकती है, और अगर आप उसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लें तो फिर वो स्क्रैप नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब हम 25,000 रुपए पे बिकने वाली स्क्रैप है, बिकने वाली एग्जिस्टिंग मशीन को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करेंगे, तो स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है कि नहीं समझ आ रही? मतलब अगर मैं यहाँ पर मिसालें दूं तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन आएगी, इधर वो भी आ सकता है, ये जो मैंने में भी आ सकता है एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कुछ भी हो सकती है, रेंटल इनकम फॉरगॉन भी आ सकती है। वो आपसे कहेगा कि आपकी एक मशीन है जिसको आप पर डे 5,000 रुपए किराए पे दे सकते हैं, दे सकते हैं किराए पे, और आपको 15 दिन के लिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए, तो 15 दिन का किराया जो आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा, रेंटल इनकम या हायर है। हो सकता है ना मशीन किराए पे देनी हो, बेकार पड़ी थी, आप कहते हैं हम देते हैं किराए पे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो किसी भी नाम से आ सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बियर करना चाहते तो सिमिलर एसेट बाजार से खरीद के ले आए सेकेंड हैंड, और उसको लाके ऑर्डर पे इस्तेमाल कर लें, तो उस केस में जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो होती है परचेज कॉस्ट ऑफ सिमिलर सेकेंड हैंड नॉन करंट एसेट। ये दो हो सकती हैं इनमें, अगर ये दोनों क्वेश्चन में दी हो, वैसे दोनों देता नहीं, आई कैप नहीं देता, लेकिन मैं रूल बता रहा हूँ, आई कैप देता नहीं, मुश्किल ये वैसे पूरा एसीसीए में पूरा रूल है, आई कैप सिर्फ पहला पॉइंट ही देता है। वो बाजार से लाना है और इसकी लाइफ नहीं बताई होती, ये अपनी लाइफ की एंडिंग पे ही होता है, सेकेंड हैंड ला रहे होते हैं, पूरी कॉस्ट ले लेंगे, या फॉल इन वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन रूल कहीं यहाँ पे कहीं पे भी इस पे भी आ सकता है डिपेंडिंग। वो अब ये वाला रूल आई कैप में आता नहीं ना, ये वाला ज्यादातर आई कैप में यही पहले पे ही खत्म हो जाती है कहानी, लेकिन मैं रूल सारा बता रहा हूँ। तो सिमिलर एसेट की परचेज कॉस्ट लेनी है कि वो उस तरह का एसेट बाजार से कितने का मिल सकता है, लेकिन आप रूल याद में वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही रखें, मेन यही है। तो ये सारे रूल हैं। अब आपने जो सवाल नंबर 4 था, जो सवाल नंबर कौन सा था, 4, उसमें अब नया एसिड है कि पुराना एसिड है? सवाल नंबर 4 में एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग एसिड की ना तो कॉस्ट रेलेवेंट होती है
ना बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू रेलेवेंट होती है, एग्जिस्टिंग एसेट की तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है, मैंने कहा है। ये भी नहीं दी हो न्यू सिमिलर एसेट की। तो क्या दिया हुआ था देखे जरा, उसने इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था। कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट है, मशीन कितने साल पहले खरीदी थी, संक है, उसकी डेप्रिसिएशन पुरानी मशीन की, नॉन कैश एक्सपेंस है और वैसे भी पुराना है, बुक वैल्यू भी रेलेवेंट नहीं है। वो कहता है अगर तो आप मशीन को अभी बेचे तो 47,500 का बेच सकते हैं अभी, और अगर प्रोजेक्ट के यूज करने के बाद साल बाद बेचे तो कितने का बेच सकते हैं। तो इसका मतलब है उसकी सेल वैल्यू में या स्क्रैप वैल्यू में या मार्केट वैल्यू में कितनी कमी आई है। 47,500 में बिकने वाली चीज बाद में 4,000 की टगे टोकरी बिक रही है, तो बाकी वैल्यू कहाँ गई, ड्यू टू यूजेज उसकी मार्केट वैल्यू में स्क्रैप वैल्यू में कमी आ गई। ठीक है, तो ये एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आना है 43,500। अब आपकी मर्जी है इसको किस नाम से लिख दें, फॉल इन मार्केट वैल्यू के नाम से लिख दें, आपकी मर्जी है इसको स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन के नाम से लिख दें, लेकिन लिखना कितने पे है। 47,500 की चीज अगर कल को 4,000 की बिकेगी तो कितनी वैल्यू में कमी आएगी, 43,500 है जी। नॉन करंट एसेट तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लिख दें, लेकिन मैंने तो पॉइंट एक्सप्लेन करना है ना, जिस जस्टिफिकेशन के ये किस नाम से आएगी अगर लिखना है तो बेहतर तो होता है जो नाम है वो लिख लें। लेकिन ठीक है, आप अगर नॉन करंट एसेट लिखना चाहते हैं तो ठीक है। और कौन सा पॉइंट था क्वेश्चन 4 का, अच्छा 5 का, पॉइंट नंबर 4 और 7। 4 और 7, 4 तो सिर्फ इंग्लिश ही, और क्या है मसला है। अच्छा अभी बता देते हैं, को बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन तकरीबन अब टाइम खत्म हो रहा है तो बस मैं इसका 4 बताऊंगा, 7 नहीं, 7 कल बात कर लेंगे बस, क्योंकि इस पे 5-7 मिनट लग जाने हैं। वो कहता है स्किल्ड लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, किसके पास स्पेयर कैपेसिटी है, और वो अदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकती है, किस पे काम कर सकती है, उन कॉन्ट्रैक्ट पे प्रेजेंटली कौन काम कर रहा है, सेमी स्किल्ड लेबर जिसको आपने टेम्परेरीली हायर किया हुआ है, कितनी कॉस्ट पे, 3,25,000 पर मंथ। तो मैं अब आपको यहाँ पे पहले सिचुएशन बता दूं, हमारे पास एक है स्किल्ड लेबर और एक कौन सी है, सेमी स्किल्ड लेबर। ये कोई अदर काम है, किसके पास स्पेयर कैपेसिटी है, उसने कहा है स्किल्ड लेबर है स्पेयर कैपेसिटी, ठीक है, कैन वर्क, अभी कर नहीं रही प्रेजेंटली, क्या कर रही है, यहां जाके काम कर सकती है, वो काम जो प्रेजेंटली कौन कर रहा है अभी, और उन्हें हमने टेम्परेरी हायर किया हुआ है, प्रेजेंटली टेम्परेरी हायर्ड है ये, कितनी कॉस्ट पे, 3,25,000 रुपए। यानी सिचुएशन ये है, अभी ये वाला एरो उड़ा देता हूँ फिलहाल, सिचुएशन ये है कि सेमी स्किल्ड लेबर, कौन सी लेबर, अदर वर्क कर रही है, ठीक है, और टेम्परेरी है, और कितने पैसे हम उन्हें दे रहे हैं, 3,25,000। इदारा कहता है भाई आपकी स्किल्ड लेबर के पास भाईजान आप फारिग हैं, आप उधर जाकर काम कर सकते हैं,
इदारा के नतीजे में क्या होगा, वो कहता है इफ कंपनी वांट्स टू यूज द सर्विसेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन प्लेस ऑफ सेमी स्किल्ड, then company will need to give them a notice of 30 days before terminating their services। ये 30 days नोटिस को फिलहाल छोड़ दें। अगर आप सिर्फ इतनी बात ही समझ लें फिलहाल अभी कि जब स्किल्ड लेबर वहां पे जाएगी तो इदारा इनको टर्मिनेट कर देगा, और जब टर्मिनेट करेगा तो इदारे के 3,25,000 रुपए बचेंगे। क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं? क्योंकि आप एक ऐसी लेबर को वहां लेके जा रहे हैं जो इनको पैसे पहले पूरे दिए जा रहे हैं, और वो पहले ही किसमें मौजूद हैं, स्पेयर कैपेसिटी में। यहां तक बताएं जी, बात समझ आ गई है? कौन सी लेबर स्पेयर है, किसकी जगह काम कर सकते हैं, और सेमी स्किल्ड वाले पैसे बच सकते हैं। अभी तक ये सिचुएशन है। अब मसला ये है कि 30 डेज का नोटिस दे के फारिग करना है। कितने डेज का? 30 डेज का नोटिस का मतलब होता है अगर आप आज भी उन्हें नोटिस देना कि भाईजान आपने नहीं आना, तो वो 1 माह के नोटिस का मतलब होता है कि 30 दिन बाद आप उन्हें 1 माह के पैसे दे के फारिग करेंगे। नोटिस पीरियड के पैसे देने होते। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैंने आज किसी वर्कर को कहा भाई तुम्हें अगले महीने से ना आना तो उसको पैसे भी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर वो आज भी चला जाए ना तो मैं 1 माह के पैसे देने का पाबंद हूँ। याद रखिएगा, नोटिस डे का पीरियड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे फॉर नोटिस पीरियड पे सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉयर ये नहीं कर सकता कि चलो निकल, और अगर वो करे तो कोर्ट में भी जा सकता है एम्प्लॉय के पास लेबर लॉ के तहत ये हक होता है कि जनाब इन्होंने तो मुझे कोई नोटिस ही नहीं दिया, डायरेक्ट ठुड्डा कराया है, या मुझे इनसे कहें 1 माह की जॉब रख दें, या फिर मुझे ठुड्डा कराना है तो सैलरी दे के ठुड्डा कराएं। 1 माह मैंने ढूंढना है ना, आगे जॉब ढूंढनी है, 1 माह का ये उसका हक होता है एम्प्लॉय का। 30 डेज नोटिस पीरियड का ये मतलब होता है कि कंपनी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करेगी, तो आज भी टर्मिनेट करे तो 30 डेज की पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? तो मिसाल के तौर पर अगर साल में 12 माह है, मिसाल दे रहा हूं, साल में कितने माह हैं, और आप स्किल्ड लेबर को सेमी स्किल्ड की जगह यूज करना चाह रहे हैं, तो सैलरी 12 माह की नहीं बचेगी इदारे की, 11 माह की बचेगी। क्योंकि आज भी फारिग करे ना तो 1 माह का नोटिस पीरियड है, जिस वजह से इदारे को 1 माह की तो कॉस्ट पड़नी अनअवॉइडेबल है। जो पैसे बचेंगे वो कितने माह के बचेंगे? तो कंपनी स्किल्ड लेबर को सेमी स्किल्ड की जगह यूज करना चाह रही थी ताकि कंपनी को 11 माह की क्या हो जाए, सेविंग हो जाए। अब 11 माह की सेविंग पता नहीं कितनी बनती है, 3,25,000 के हिसाब से। कंपनी ये सेविंग इंजॉय करना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या आ गया, के मार्ट वाला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आ गया? इनका अपना काम निकल आया। अब ये उधर जाएंगे कि अपने काम पे आएंगे? तो जब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे तो उसकी वजह से ये जो इन्होंने उधर जाकर इदारे के पैसे बचाने थे, ये जो सेविंग करनी थी, ये सेविंग अब इदारे को नहीं मिल पाएगी और सेविंग फॉरगॉन हो जाएगी। 11 माह की जो सेविंग ये सोचे बैठे हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये 11 माह की सेविंग इदारे की क्या हो जाएगी, फॉरगॉन। तो सेविंग फॉरगॉन होगी, यानी वो बेचारों की किस्मत अच्छी है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के आने से उनकी जो छुट्टी होनी थी, इदारे ने वो छुट्टी नहीं की, और इदारे ने जितनी सेविंग प्लान की हुई थी वो सेविंग फॉरगो हो गई। लेकिन 12 माह की सेविंग फॉरगॉन नहीं होगी, 11 माह की सेविंग फॉरगॉन होगी। ठीक है, अब ये सिचुएशन ना उल्ट है, ये वो सिचुएशन का उल्ट है कि हमारे वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और आप उनको वहां लेके जाने की बजाय स्पेशल ऑर्डर पे लाते हैं, तो उधर नए बंदे रखने पड़ते हैं। उतने नवे नहीं रखने पा रहे, प्रेजेंट को फारिग करना था स्पेशल ऑर्डर के बगैर। अब स्पेशल ऑर्डर की वजह से आपको वो बंदे फारिग करने पड़े कि नहीं करने पड़े?
नहीं करने पड़े। ठीक है, पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही जी। हाँ, उन्हें पैसे पूरे दे रहे हैं तो उनकी अपनी कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, उनकी वजह से कहीं और पड़ी है। नहीं, जब आपने इनको नहीं ना पे करना, इनकी वजह से अदर काम पे आपको ये बंदे रखने पड़ रहे हैं। ठीक है, इनके स्पेशल ऑर्डर पर आने की वजह से अदर काम पे नए बंदे रखने पड़ रहे हैं। तो हमने ये कहा था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेबर रखना जरूरी नहीं है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पूरे दायरे में कहीं भी कोई लेबर रखनी पड़ जाए तो वो इसी कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज होगी, उसकी लेबर कॉस्ट। जाना था, नहीं गई ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई, जिस वजह से वहां वो बंदे जिनकी हमने छुट्टी करा के पैसे बचाने का सोचे बैठे हैं ना, वो बचत निकल गई जेन से। वो गए नहीं वहां पे काम करने, उन्होंने इसलिए कैन वर्क लिखा हुआ है ना। नहीं, जा सकते थे लेकिन जा नहीं पाए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम। अब आज का होमवर्क क्या है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 करके लाना है और क्वेश्चन नंबर 10 रीड करने को कहा था कल भी, तो रीड करके आना है। 10 करवाऊंगा, 8 सॉल्व करना है। कौन सा? 8। ठीक है, 8 रीड कर, सॉरी सॉरी, सॉल्व करना है और 10 रीड करके आना है। डेफिनेटली 10 में मसाइल है बहुत, तो आपने 10 को देखे, 10 सबसे आज तक का मुश्किल और लेंथी सवाल है, उसको देख के घबरा नहीं जाना, पास पेपर का सवाल है। तो वो दूसरी तीसरी दफा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना रेलेवेंट, फिर आपको वो अच्छा समझ आता है, लेकिन हम अभी कर रहे हैं, मजबूरी है, छोड़ नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करके आना है, टूटा फूटा जितना भी समझ आता है। ओके, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 6